नमस्कार बच्चों, मैं गोपाल यादव आप लोगों के साथ फिर से जुड़ रहा हूँ। अपना जो कक्षा 7 का जो फर्स्ट चैप्टर था पाठ्य में पोषण, उसका रिमेनिंग पार्ट लेकर के, और आज हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 4 से पाठ्य में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्य पदार्थों का संश्लेषण। देखिए, पाठ्यों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्य पदार्थों का संश्लेषण। देखो, अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अब देखिए, अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन किन किन से होता है? देखिए, कार्बन होता है उसके अंदर, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है। देखिए, प्रोटीन कैसा पदार्थ है? नाइट्रोजिनस मैटर है प्रोटीन। हमें पता है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि भोजन के जो घटक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, मेनली ये अपने चैप्टर में बताए गए हैं। इसके अलावा मैंने आपसे बात करी थी कि जल और रेसे भी इसके अंदर शामिल करे जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन तो पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं? सेल्फ कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कर रहे हैं। लेकिन जो प्रोटीन होता है उसके अंदर नाइट्रोजन भी मौजूद होता है। अब पौधे आखिर इस प्रोटीन का निर्माण कैसे करते हैं? क्योंकि प्रोटीन को डायरेक्ट तो पौधा ले नहीं सकता, नाइट्रोजन को डायरेक्ट तो पौधा ले नहीं सकता, क्योंकि वातावरण में नाइट्रोजन मौजूद है। लगभग हमें मालूम है कि लगभग 78% के आसपास नाइट्रोजन मौजूद है। और वहाँ से इसे डायरेक्टली जो है पौधा आपका एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो फिर आखिर पौधा नाइट्रोजन को कैसे लेता है? देखिए, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होता है। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है? याद कीजिए, वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। हमें पता है कि जो वायु होती है उस वायु के अंदर नाइट्रोजन मौजूद होती है, और वो कितनी होती है? लगभग हम पढ़ते आए हैं कि 78% नाइट्रोजन हमें देखने को मिलती है वायु के अंदर। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो डायरेक्ट जो नाइट्रोजन है उसको ले नहीं सकते, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते। वही बात आ गई। देखिए, पादप वातावरण से नाइट्रोजन को सीधे नहीं ले सकते, तो फिर आखिर ये नाइट्रोजन कैसे पौधे के अंदर पहुंचती है और किस प्रकार ये प्रोटीन का निर्माण करता है? मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं। देखिए बच्चों, एक वर्ड आया जीवाणु। जीवाणु बहुत ही छोटे छोटे जीव होते हैं, ये मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। कुछ जीवाणु ऐसे हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं, और ये वातावरणीय जो नाइट्रोजन होती है, जो वातावरण में जो नाइट्रोजन मौजूद है उस नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, अर्थात उसका फिक्सेशन करते हैं, उसका यौगिकीकरण कर देते हैं। यौगिकीकरण से मतलब उसको एक ऐसे यौगिक में कन्वर्ट कर देते हैं जो मिट्टी में मिल जाता है, और मिट्टी से फिर उस यौगिक के द्वारा, उस यौगिक के अपघटन से पेड़ पौधे मुक्त हुई नाइट्रोजन को जड़ों द्वारा क्या करते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। देखिए, जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। मृदा में क्या कर देते हैं? मिला देते हैं उसको। ठीक है, ये विलय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। निर्मुक्त होने के बाद में क्या होता है? निर्मुक्त होने के बाद ये जो नाइट्रोजन है इसको विलय रूप में, मतलब पानी के साथ में या खनिज लवणों के साथ में विलय रूप में क्या कर लिए जाते हैं? ये अवशोषित कर लिए जाते हैं। देखिए, अवशोषित कर लिए जाते हैं। संभवतः आपने देखा है कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं। ये आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा कि जो किसान होता है वो अपने खेतों में क्या करता है?
अपने खेतों में उर्वरक डालता है और खाद डालता है। ये जो उर्वरक होता है, इस उर्वरक के अंदर एक निश्चित मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम मौजूद होता है। किसके अंदर? उर्वरक के अंदर। उर्वरक के अंदर ये तीनों चीज़ें एक निश्चित मात्रा में मौजूद होती है और किसान समय समय पर अपने खेत के अंदर ये उर्वरक डालता रहता है, जिनसे नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता, जिनमें नाइट्रोजनी पदार्थों की क्या होती है? प्रचुरता होती है बच्चों। ये प्रचुर रूप से मौजूद होते हैं। इस प्रकार अन्य संगठकों के साथ पादप की नाइट्रोजन की मांग की पूर्ति हो जाती है। इसके पश्चात पादप खाद के अन्य संगठकों जैसे प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं। जब ये चीज़ें पादप को मिल जाती है तो वो किसका निर्माण करता है? प्रोटीन और वसा का संश्लेषण कर लेता है। तो इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो अन्य पोषक पदार्थ है जिनमें प्रोटीन, वसा है, उनका संश्लेषण पौधे के द्वारा या पादप के द्वारा कर लिया जाता है। जो मेन प्रोटीन का कंपोनेंट है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और उसके साथ नाइट्रोजन। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये तो मिट्टी से उसको मिल जाती है, लेकिन जो पौधा होता है नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, अवशोषित नहीं कर पाता है। वातावरण में नाइट्रोजन काफ़ी मात्रा में मौजूद होती है, लेकिन मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं होती। तो कुछ जीवाणु होते हैं, पहली चीज़ तो वो जीवाणु वातावरणीय नाइट्रोजन को क्या कर देते हैं? फिक्स कर देते हैं। उसको वातावरणीय जो नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्राइट्स में बदलकर मिट्टी में मिला देते हैं, मृदा में वो निर्मुक्त हो जाते हैं। निर्मुक्त होने के बाद में वहाँ से नाइट्रोजन का पौधा अवशोषण कर लेता है। दूसरा जो स्रोत है नाइट्रोजन का पौधे के लिए वो होते हैं उर्वरक, और उर्वरक के अंदर मुख्यतः जो होता है वो होता है NPK। ये तीनों चीज़ें उर्वरक के अंदर डाली जाती है, जो किसान बारी बारी से अपनी फसल को देता रहता है। जब वो सिंचाई करता है तो पानी में ये जो उर्वरक है वो घुल जाता है, घुलकर मिट्टी में जाता है। मिट्टी में ये तीनों चीज़ें निर्मुक्त होती है और वहाँ से जड़ों द्वारा पौधा इनको क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। इसके बाद में आती है हमारे पास पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ। देखिए अन्य विधियाँ कौन कौन सी है उनकी बात करते हैं। कुछ पादप ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। देखिए कुछ पादप ऐसे हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। अब क्लोरोफिल नहीं पाया जाता तो वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाएंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाएंगे तो फिर उनमें भोजन का निर्माण किस तरीके से होगा? देखिए इस बारे में हम बात करते हैं यहाँ पर। वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते, वे कैसे जीवित रहते हैं तथा वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं? मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ही ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर करते हैं। मतलब जैसे मनुष्य अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर करता है? पादपों पर निर्भर करता है, पेड़ पौधों पर निर्भर करता है। तो कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता और वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं तो उनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है या मैं ये कहूँ कि भोजन है वो संश्लेषित नहीं हो पाता, बट उनको भोजन की आवश्यकता तो होती है। तो फिर वो भोजन किससे प्राप्त करते हैं? वो दूसरे पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, यानी कि वो भोजन के लिए दूसरे पादपों पर, अन्य पादपों पर क्या करते हैं? निर्भर रहते हैं, अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर रहते हैं। और ऐसे पौधों को क्या कहते हैं? विषमपोषी पौधे कहा जाता है। और ये जो पोषण की विधि है इसे विषमपोषी प्रणाली कहा जाता है। अपन ने पहले बात करी थी स्वपोषी। स्वपोषी वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो स्वपोषी विधि है। अब आ रही है हमारे पास विषमपोषी। विषमपोषी का मतलब जो अपने भोजन हेतु दूसरों पर निर्भर करते हैं, वो विषमपोषी पोषण की प्रणाली कहलाती है। देखिए चित्र 1.5 को ध्यान से देखिए। क्या आपको एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है? ये अमरबेल का पादप है। देखिए किसका पादप है? अमरबेल का। जो बच्चे कृषि कार्य से रिलेटेड कार्य करते हैं, खेती से रिलेटेड कार्य करते हैं, अपने खेत में इन्होंने देखा होगा पशुओं के लिए हम एक चारा बोते हैं जिसको रजका कहा जाता है। उस रजके के खेत में अगर कभी गया हो और देखने का मौका मिला हो तो एक पीले धागे के रूप में, पीला जैसे एक पीला धागा होता है ना, उस तरीके से एक बेल
उस रजके के ऊपर लिपटी हुई आपको मिलेगी और वो पूरी तरह से उस रजके के पौधे को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। जैसे एक जाल में कोई चीज़ फंस जाती है उस तरीके से उस पौधे को फंसा लेती है और उसके चारों तरफ लिपट जाती है। ठीक है। अब उसके अंदर उस पीली पीली जो धागे नुमा संरचना है या बेल है उसको क्या कहा जाता है? अमर बेल कहा जाता है। उस अमर बेल में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। अब उस अमर बेल में जब क्लोरोफिल नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करती। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करती है तो उसमें भोजन का निर्माण नहीं होता। अब वो भोजन का निर्माण नहीं हो रहा है तो वो क्या करती है? दूसरे हरे पौधे से लिपट जाती है। दूसरे हरे पौधे से लिपट जाती है तो वो क्या करती है? उस पौधे द्वारा जो भोजन बनता है उस भोजन को वो ग्रहण करती है। तो इस प्रकार का जो पोषण होता है कि दूसरे के द्वारा तैयार भोजन को हम अपने पोषण के लिए काम में लें, पोषण की उस विधि को हम कहते हैं विषम पोषी प्रणाली। ठीक है, विषम पोषी प्रणाली। देखिए इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, ये अपना भोजन, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। आरोहित होने का मतलब जिससे लिपटे हुए होते हैं। जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है। वह पादप क्या कहलाएगा? परपोषी। परपोषी का मतलब हो गया, पर मतलब दूसरा, पोषी का मतलब पोषण, दूसरे का पोषण करने वाला, दूसरे का पोषण करने वाला, तो परपोषी कहलाएगा। तो जैसे यहाँ पे बरगद का पेड़ एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको रजके का पेड़ का एग्जाम्पल दिया, तो आपका रजका क्या है? परपोषी हो गया। ठीक है, परपोषी। एक होता परजीवी। परजीवी का मतलब जो दूसरे के ऊपर जीवित रहता है। अगर दूसरा अगर जीवित नहीं है तो वो भी मर जाएगा, दूसरे के ऊपर उसका जीवन चलता है। तो परजीवी कौन हो जाएगा? अमरबेल आपकी क्या हो जाएगी? परजीवी। क्योंकि अमरबेल किसके ऊपर जीवित है? जो सामने वाला पौधा है, जैसे कि बरगद का पौधा है या फिर बरगद का पेड़ है या फिर मैं कहूँ कि जो रजके का पौधा है, उस रजके के पौधे के ऊपर आपकी अमरबेल निर्भर करती है भोजन के लिए। तो अमरबेल तो हो गई परजीवी और रजके का पौधा क्या हो गया? परपोषी हो गया। क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषक से वंचित कर देते हैं। अब देखिए जो अमरबेल है वो एक परजीवी है और वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? परपोषी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो परपोषी के जितने भी पोषक पदार्थ हैं उन सबको कौन खा जाएगा? ये परजीवी खा जाएगा। यानी कि जितनी मात्रा में पोषक पदार्थ उस पौधे को मिलने चाहिए थे उतनी मात्रा में नहीं मिल पाएंगे और आपका वो पौधा क्या हो जाएगा? कमज़ोर हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि परजीवी जो है परपोषी को क्या कर रहा है? नुकसान पहुंचा रहा है। क्या कर रहा है? नुकसान पहुंचा रहा है। अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। क्या हम एवं अन्य जंतु देखिए, क्या हम एवं अन्य जंतु भी एक प्रकार के परजीवी हैं? आपको इस पर विचार करना चाहिए। अपने अध्यापक से इस विषय पर चर्चा भी करनी चाहिए। भाई हम भी तो भोजन के लिए, मनुष्य भी भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर करता है। तो क्या मनुष्य भी परजीवी है? बिल्कुल परजीवी है मनुष्य भी, लेकिन मनुष्य क्या है? अपने परपोषी को नुकसान नहीं पहुंचाता। ऐसा नहीं है कि उससे लिपटकर उसका पोषक पदार्थ पूरा ही खा जाता है और पौधा कमज़ोर हो जाता है, नहीं है। परजीवी दो प्रकार के होते हैं। एक तो जो परजीवी है सामने वाले को नुकसान पहुंचाएगा तो वो तो कहलाएगा परजीवी, उसको कहते हैं परजीविता। एक परजीवी इस तरीके का होता है जो उसके साथ परपोषी के साथ रहता है, परपोषी के साथ रहता है तो परपोषी को भी फ़ायदा पहुंचाता है और खुद भी फ़ायदा उठाता है। ऐसी विधि को हम कहते हैं सहजीवन। ऐसी विधि को क्या कहते हैं? सहजीवन, जिसमें दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं और दोनों का अस्तित्व एक दूसरे से बना रहता है, वो कहलाता है सहजीवन। तो हम भी परजीवी हैं, हम भी दूसरे पे डिपेंडेंट है, बट हम क्या है उसको नुकसान नहीं पहुंचाते। देखिए इस विषय पर चर्चा कीजिए। एक पहेली है, पहेली आपसे कह रही है कि क्या हमारा रक्त चूसने वाले मच्छर, खटमल, जौ एवं जोंक जीव भी परजीवी हैं? बिल्कुल ये भी परजीवी हैं। जो जूं होती है वो खून चूसती है, मच्छर खून चूसता है, खटमल ये सब के सब क्या है? परजीवी हैं। ये दूसरे शरीर के ऊपर जीवित रहते हैं। आगे बात करते हैं। देखो, क्या आपने ऐसे पादपों को देखा अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? अब आप लोगों ने क्या ये सुना है कि ऐसे भी जीव हैं, ऐसे भी पादप हैं जो जीवों को खाते हों? भाई ये तो सुना है कि जो जीव होते हैं वो पादपों को खा जाते हैं,
ठीक है। जैसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, बरसात के दिनों में क्या करते हैं, पेड़ पौधों की पत्तियों को खा जाते हैं। बकरी होती है पूरे पेड़ को ही खा जाती है। लेकिन क्या ऐसा भी आपने पादप देखा है जो कीड़े मकोड़ों को खाता हो, कि कीड़े मकोड़े उसके ऊपर बैठे हैं और वो उसको खा जाएं? बिल्कुल ऐसे भी पादप होते हैं जो कीड़े मकोड़ों का भक्षण करते हैं। ऐसे पादपों को कीटभक्षी पादप कहा जाता है। क्या कहते हैं? कीटभक्षी पादप कहते हैं, जो कीटों का भक्षण करते हैं। देखो, ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। क्या करते हैं? उन्हें खाकर पचा जाते हैं। ये विस्मयकारी नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सर ऐसी क्या बात हुई, ऐसा तो हमने देखा ही नहीं। आपने नहीं देखा, बट ऐसा होता है। ऐसे भी पादप हैं जो क्या करते हैं, कीटों को खाते हैं। ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। चित्र 1.6 के पादप को देखिए। इसकी घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का, घड़े के समान एक संरचना दिखाई देती है। वो किसका रूपांतरण है? पत्ती का, पत्ती के भाग का रूपांतरण। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, ये इसको अलग करके यहाँ दिखाया गया, आपको ये तोड़ के दिखाया गया अलग से। तो ये पत्ती है यहाँ पे, और इस पत्ती का ही रूपांतरित भाग है जो घड़े नुमा संरचना है। ठीक है। जब भी कोई कीट इसके ऊपर आके बैठता है, यहाँ पे, यहाँ बैठा, तो इसके ऊपर देखिए पत्ती की संरचना है जो ढक्कन की तरह काम करती है। ये ढक्कन क्या होता है, इसके ऊपर बंद हो जाता है और वो इसके अंदर चला जाता है, और फिर ये क्या करता है, उसको पचा जाता है। ठीक है। अब देखिए, ये जो घटपर्णी है, इसको घटपर्णी कहा जाता है क्योंकि इसमें घड़े नुमा संरचना होती है। और पर्णी, पर्ण का मतलब पत्ती, जिसकी पत्तियां घड़े के समान हो उसे घटपर्णी कहते हैं। देखो, उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है पत्ती का शीर्ष भाग। पत्ती का शीर्ष भाग ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढके रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो ये उसके रोमों के बीच फंस जाता है। क्या हो जाता है? रोमों के बीच फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस, घड़े के अंदर क्या मौजूद होते हैं? पाचक रस होते हैं। कीटों का पाचन कर जाते हैं। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कीटभक्षी पादप किसे कहते हैं? तो वे पादप जो कीटों का भक्षण करते हैं, कीटों को खाते हैं, कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। ऐसे पादपों के उदाहरण देखिए। वीनस फ्लाई ट्रैप, पहले ये पादप का नाम है वीनस फ्लाई ट्रैप, पादप का नाम है। सनड्यू कीटभक्षी पादप, दूसरा क्या है? सनड्यू कीटभक्षी पादप। ये दो अन्य उदाहरण हैं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो आप नेट वगैरह से इसके बारे में अगर आपको मिले तो आप जानकारी प्राप्त करना। अदरवाइज़ आपको केवल और केवल इतना ध्यान रखना है कि वीनस फ्लाई ट्रैप सनड्यू कीटपक्षी है, और साथ में घटपर्णी, पिक्चर प्लांट बोलते हैं उसको, घटपर्णी, ये भी कीटपक्षी पादप है। देखिए, एक पहेली है। यदि घटपर्णी हरा है और प्रकाश संश्लेषण करता है तो कीटों का भक्षण क्यों करता है भाई? ऐसा क्या कारण है कि ये कीटों का भक्षण करता है? हरा होने के बावजूद भी ये कीटों का भक्षण क्यों कर रहा है? क्योंकि हरा है तो प्रकाश संश्लेषण कर लेगा और भोजन खुद ही बना लेगा, फिर भोजन हेतु कीटों का भक्षण क्यों कर रहा है? ये ऐसा इसलिए करता है कि इसको आवश्यक जो पोषक पदार्थ होते हैं वो पूरी तरह से मिल नहीं पाते, तो ये कीटों के भक्षण द्वारा उन पोषकों की पूर्ति करता है। देखो आगे चलते हैं अपन। क्या ये संभव है कि इस प्रकार के पादपों को मृदा से वे सभी पोषक नहीं मिल पाते जिनकी उन्हें आवश्यकता होती? बिल्कुल सही बात है। जो घटपर्णी होते हैं, या जो मैं कहूँ कि जो कीटभक्षी पादप होते हैं, वो कीटों का भक्षण इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें मृदा से सभी पोषक पदार्थ नहीं मिल पाते हैं भोजन बनाने के लिए, इसलिए वो कीटों का भक्षण करते हैं। और कीटों का भक्षण करके वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में काम आने वाले जो अन्य पोषक पदार्थ हैं उनकी पूर्ति करते हैं। नेक्स्ट देखिए, हम बात करते हैं, हमारे पास आता है मृतजीवी। बच्चों, इसकी बात, मृतजीवी की बात अपन अगले सेशन में करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है और फिर आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं आता, या आप लोग इतनी देर वीडियो देख नहीं पाते हो। और मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा लंबा वीडियो देखना भी नहीं चाहिए क्योंकि उससे मानसिक तनाव बढ़ता है। तो वीडियो छोटा ही होना चाहिए। अपना वीडियो लगभग 20 मिनट का हो चुका है, काफ़ी है।
नेक्स्ट जो चैप्टर बच रहा है अपना रिमेनिंग, उसको अपन नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। आज आप इतना ही पढ़ें, इसको एक बार वापस से रिवाइज़ करें अपनी बुक से, और अगर आपको लगे तो आप इस वीडियो को वापस रिवर्स में जाकर फिर से शुरू से देख सकते हैं। ठीक है।